किचन में माधवी तेजी से काम निपटा रही थी। ड्राइंग रूम में उषा देवी और विनोद जी बैठे चाय पी रहे थे। रजत मोबाइल चला रहा था और समीर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। माधवी रोटियां सेकते हुए बड़बड़ाती है, हे भगवान, कितनी देर हो गई, बस ये आखिरी रोटी बना लूं फिर भागूं। माधवी, जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे देर हो रही है। और तुम भी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। हाँ, बस 5 मिनट में आती हूँ, आपका टिफिन ही पैक कर रही हूँ। मैं तो तैयार हूँ, बस बाल बनाने हैं। ओके बाबा, पर ज्यादा टाइम मत लगाना। माधवी ने जल्दी से समीर का टिफिन पैक किया और फटाफट तैयार होकर बाल बनाकर बाहर आ गई। चलिए समीर, मैं रेडी हूँ। हाँ जी, महारानी साहिबा आ गई, अब भागने की तैयारी है। हाँ भाई, घर में पैसे भी आने चाहिए, पर बहू का फर्ज है कि सास ससुर को गरम रोटियां भी खिलाए, नहीं तो ये नौकरी करने का क्या फायदा। पापा जी, मम्मी जी, मैंने सारा खाना बना दिया है, रोटियां भी रखी हैं, गर्म करके खा लीजिएगा। हाँ हाँ, हमें तो ठंडी रोटियां खाने की आदत डालनी पड़ेगी ना। बहू हमारी कमाती भी है और हमें अपने ही घर में होटल जैसा महसूस कराती है। ऐसा क्यों बोल रही है मम्मी जी आप? मुझे ऑफिस जाना होता है, इसलिए सब बना दिया है। अगर आपको गर्मा गर्म रोटी खानी है तो 2 रोटी बना लीजिएगा, वरना गरम कर लीजिएगा। हे भगवान, अब बस यही दिन देखना रह गया था। अब हम बूढ़े लोगों को घर का काम भी करना होगा। कहती है रोटी खुद बना लो, तेवर तो देखो बहू के। अरे कान खोल कर सुन लो, अब मुझसे नहीं होता ये चूल्हा चौका। सच्ची बात है, अब ये कौन सा रिवाज है कि घर वाले ठंडी रोटियों पर जिए और बहू ऑफिस में बैठकर गर्मा गर्म चाय कॉफी पिए। माधवी चुपचाप खड़ी सुन रही होती है। भाभी अगर ऑफिस जाती है तो क्या मशीन है जो सुबह से रात तक बिना रुके काम करे? तू चुप कर, तुझे तो बस भाभी का ही पक्ष दिखता है। माँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाभी की जगह कोई भी लड़की हो तो वो भी थक जाएगी। मम्मी जी, पापा जी, मैं भी चाहती हूँ कि आपको गर्मा गर्म खाना मिले, लेकिन मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ जो सब मैनेज कर लूँ। सुबह 5 बजे उठकर खाना बनाती हूँ, रोटियां तक बना देती हूँ, लेकिन ऑफिस भी समय पर पहुँचना होता है। प्लीज आप लोग थोड़ा समझिए मुझे। हाँ हाँ, नौकरी भी करनी है, पैसा भी कमाना है और घर वालों को ठंडे टुकड़े खिलाने हैं। बाहरी मॉडर्न औरत मैं खूब समझती हूँ। बहू, पैसे कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन घर के साथ साथ जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है। हम ठंडी रोटियों के लिए थोड़ी बैठे। मम्मी पापा, प्लीज रोज रोज यही बातें मत दोहराया करो। माधवी अपना बेस्ट कर रही है और आपको उसे ताने मारने के बजाय सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, अब बहू की तरफदारी हो रही है। अरे बेटा, हम तो बस ये कह रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए तो शादी नहीं हुई थी ना। अगर बहू घर के कामों से इतनी परेशान है तो नौकरी छोड़ दे। लेकिन नहीं, पैसे भी कमाने हैं और जिम्मेदारी से भी बचना है। माँ, यही तो दिक्कत है ना। आप चाहते हैं कि मैं नौकरी भी करूं, पैसे भी घर में दूं, लेकिन घर का काम और खाना भी मैं ही संभालूं और आप मुझे नौकरी के ताने भी देती रहें। माधवी अपना बैग उठाकर जाने लगती है। भाभी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया रजत, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे। माधवी घर से बाहर चली गई। समीर भी अपने जूते पहनता है और बाहर निकलता है। दोनों साथ में समीर की कार में ऑफिस जा रहे थे। माधवी अब थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। पता है समीर, कभी कभी सच में हिम्मत जवाब दे जाती है। घर संभालो, ऑफिस संभालो, हर जगह परफेक्ट बनो और फिर भी किसी को कुछ ठीक नहीं लगता। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर होता है। सुबह से बिना रुके काम करती हो और ऊपर से ऑफिस की टेंशन अलग। ऑफिस में भी क्या ही सुकून है, वहाँ बॉस की चिक-चिक, टारगेट पूरे करने का प्रेशर और फिर घर आते ही एक नई महाभारत। महाभारत तो सच में हर रोज होती है। समीर, सच कहूँ तो मुझे इन सब से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपने घर के लिए खाना बनाना पसंद है, घर संभालना भी अच्छा लगता है, लेकिन जब हर चीज के बाद भी ताने सुनने पड़ते हैं तो तकलीफ होती है। मम्मी जी, पापा जी को कभी संतोष क्यों नहीं होता? माधवी देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बुरा लगता है। सच कहूँ तो कई बार मुझे भी अजीब लगता है, लेकिन मम्मी पापा वैसे नहीं है जैसे वो दिखते हैं। बस उनकी सोच अलग है, उन्हें आदत नहीं है इस नए तरीके की जिंदगी की। नया तरीका? कौन सा कुछ गलत कर रही हूँ? नौकरी करने वाली बहू चाहिए थी ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो, लेकिन बहू से गरम रोटियां भी चाहिए। आखिर कोई इंसान कैसे दोनों चीजें एक साथ मैनेज करे? हाँ, सही कह रही हो। और मम्मी पापा भी गलत नहीं है, बस उनकी बातें सुनने में कड़वी लगती हैं, लेकिन दिल से वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तुम थोड़ा धीरज रखो, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। पता है,
कई बार सोचती हूँ कि सच में छोड़ दूं नौकरी, ताकि मम्मी जी पापा जी को शिकायत करने का कोई मौका ही न मिले। नो वे, ऐसा सोचना भी मत। तुम्हारी नौकरी सिर्फ घर के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी जरूरी है। तुम्हारी खुद की पहचान भी है माधवी, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के दबाव में आकर इसे छोड़ो। अच्छा चलो, शुक्र है कि तुम समझते हो, वरना तुम भी बाकी सबकी तरह कहते कि घर की बहू को घर संभालना आना चाहिए। अरे नहीं भाई, मुझे मेरी इंडिपेंडेंट बीवी ही पसंद है। समीर की बातें भले ही उसकी सारी परेशानियों का हल नहीं थी, लेकिन उसे एक सुकून जरूर मिला। गाड़ी धीरे धीरे ऑफिस के गेट तक पहुंची। लो मैडम, आपका डेस्टिनेशन आ गया। थैंक यू ड्राइवर साहब। अब शाम को भी पिकअप सर्विस मिलेगी, चिंता मत करो। हाँ हाँ, अब जाओ तुम भी अपने ऑफिस, देर हो रही है तुम्हें। ओके बाय। माधवी गाड़ी से उतरकर अपने ऑफिस चली गई और समीर भी ऑफिस चला गया। शाम को दोनों थक हार कर घर पहुंचे। माधवी ने बैग रखा, उषा देवी की आवाज आ गई। आ गई महारानी, चलो अब जरा चाय तो बना दो, हमें भी दिन भर की थकान उतारनी है। हाँ बहू, तुम तो ऑफिस में आराम से बैठी रहती होगी, हम बूढ़े तो घर में ही थक जाते हैं। अब थोड़ा हमें भी राहत मिलनी चाहिए ना। जी, अभी बना देती हूँ। माधवी सीधे किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। समीर भी चुपचाप जूते उतारकर रजत के पास बैठ गया। थोड़ी देर में माधवी चाय बनाकर ले आई। आखिर इतनी देर बाद चाय पिलाने की मेहरबानी कर ही दी तूने। देखो बहू, तुम तो ऑफिस जाती हो, बिजी रहती हो, सुबह की ठंडी रोटियां हमें खानी पड़ती हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस घर में एक और बहू आ जानी चाहिए। एक और बहू? हाँ, रजत की शादी करवाने का सोच रहे हैं। अब घर में एक नई बहू आएगी तो कम से कम हमें 2 गरम गरम रोटियां तो मिलेंगी। क्या? मेरी शादी? मेरी शादी की जल्दी क्या है? क्यों रजत, क्या हुआ? अभी तो सुबह शाम भाभी की साइड ले रहा था, अब खुद की शादी की बात आई तो घबराहट हो रही है। अरे भैया, बात वो नहीं है। कोई बहाने नहीं, हमने लड़की भी देख ली है, नेहा। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली, और सबसे बड़ी बात बहुत सलीकेदार है, घर भी अच्छे से संभाल लेगी। हाँ, और हम चाहते हैं कि वो भी कमाए और साथ में घर भी देखे। ओह, मतलब सैलरी भी चाहिए और गरम रोटियां भी? अरे ये तो नॉर्मल बात है, आजकल की लड़कियां मल्टीटास्किंग होती हैं, जॉब भी कर सकती हैं और घर भी संभाल सकती हैं। हर लड़की तेरी तरह थोड़ी ही होती है। माधवी मन में कहती है, वाह, मतलब मैं घर का पूरा काम करूं, सबकी देखभाल करूं, खाना बनाऊं, इनको कमाकर भी लाकर दूं, पर फिर भी मैं निकम्मी कहलाऊं क्योंकि मैं आप लोगों को गर्म रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। लेकिन मम्मी, इतनी जल्दी शादी का फैसला? बेटा, तेरी शादी की उम्र तो हो गई है और लड़की भी अच्छी मिल रही है, तो देर क्या करें। रविवार को नेहा और उसके घर वाले आ रहे हैं, बात पक्की समझो। अरे यार, ये तो बात पक्की करके ही मानेंगे। ठीक है मम्मी जी, शादी करवा दीजिए, लेकिन जब नेहा भी मेरी तरह ऑफिस और घर दोनों मैनेज करेगी और फिर भी आपको गरम रोटियां चाहिए होंगी, तब देखती हूँ क्या होता है। और तब शायद नेहा यही कहेगी कि मम्मी जी, गरम करनी हो तो माइक्रोवेव में कर लीजिए। अरे बहू, मजाक मत बनाओ, ये घर है, होटल नहीं। घर का खाना गरम और ताज़ा होना चाहिए। ठीक है, अब नेहा ही आपको गरम और ताज़ा रोटियां बनाकर खिलाएगी। रजत मन ही मन सोचता है कि अब उसकी जिंदगी में नया बवाल आने वाला है। कुछ हफ्तों में रजत की शादी नेहा से तय हो गई, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, और कुछ दिन बाद नेहा बहू बनकर रजत के घर आ गई। आओ बहू, अब इस घर की लक्ष्मी बनकर आओ। हाँ हाँ, और लक्ष्मी जी को अब घर भी संभालना है और लक्ष्मी भी कमानी है। जी पापा जी, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। नेहा, पापा मम्मी जी की खूब सेवा करना। जी भाभी। गृह प्रवेश के बाद सब लोग हॉल में बैठ गए। समीर, माधवी, रजत और नेहा साथ बैठे थे। नेहा, कैसी लग रही है मेरी फैमिली? बहुत प्यारी, मम्मी पापा अच्छे हैं और भाभी भी। हाँ हाँ, अभी तो सब अच्छे लग रहे हैं। असली टेस्ट तो तब होगा जब सुबह सुबह रोटियों का मुद्दा उठेगा। मतलब, मैं समझी नहीं। अरे कुछ नहीं, भाभी मजाक कर रही हैं। इतने में उषा देवी आती है। नेहा बेटा, कल तुम्हारा पहला दिन है इस घर में, तुम ही नाश्ता बनाना, और हाँ, मीठा जरूर बनाना। जी मम्मी जी, लेकिन कल से मेरा ऑफिस भी है। शादी की वजह से काफी छुट्टियां हो गई हैं और छुट्टी नहीं कर सकती मैं। अरे कोई बात नहीं, पहले घर फिर ऑफिस, पहली रसोई की रस्म करके चले जाना ऑफिस। ठीक है मम्मी जी, मैं तो कुछ हल्का सा नाश्ता बनाकर चली जाऊंगी। रस्म ही तो करनी है, वो तो कुछ भी बनाने से हो जाएगी।
अरे बेटा, ये क्या बात हुई? कल थोड़ा जल्दी उठ जाना और बना लेना, फिर हमें खिलाकर तब ऑफिस जाना। नेहा चुप हो गई। तभी माधवी ने नेहा की चुटकी ली। वेलकम टू द जू नेहा। नेहा थोड़ा सोच में पड़ गई। इधर माधवी को मजा आ रहा था, क्योंकि अब वही बातें नेहा को भी सुननी थी जो वो रोज सुनती थी। अगले दिन सुबह नेहा की आंख अचानक खुली और वो हड़बड़ाकर उठी। ओ नो, 8 बज गए। मुझे तो जल्दी उठकर पहली रसोई करनी थी। वो जल्दी जल्दी फ्रेश होकर किचन में गई। नेहा, तुमने तो बड़ी देर कर दी। तुम्हें याद है ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हें ऑफिस भी जाना है। भाभी, सच में नींद खुली ही नहीं। अब जल्दी कुछ बना दूं, नहीं तो मम्मी जी के ताने स्टार्ट हो जाएंगे। नेहा मन ही मन कहती है। नो टाइम, कुछ हल्का ही बनाना पड़ेगा। वो जल्दी जल्दी ब्रेड बटर पोहा और चाय तैयार करती है। साथ में मीठे में मिल्क शेक भी बना देती है और सब कुछ टेबल पर सजा देती है। हो गया, अब मैं जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकलती हूँ। वाह भाई, पहली रसोई हो या बच्चों का टिफिन, सब एक जैसा। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। बहू, पहली रसोई में हलवा पूरी बनती है, ये कौन सा फैशन है? हे भगवान, जमाना देखो। बहुएं अब पहली रसोई में पराठे छोड़ो ब्रेड टोस्ट पर आ गई हैं। मम्मी जी, थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए हल्का फुल्का बना दिया और रोटियां भी बनाकर रख दी हैं। दोपहर के लिए गरम करके खा लीजिएगा। हाँ, हल्का नाश्ता और सुबह की ठंडी रोटियां, नई पीढ़ी का फॉर्मूला यही है। सच कह रही हो उषा, बहू ने आते ही हमें ब्रेड बटर वाली जनरेशन में डाल दिया और हम सोच रहे थे हमें ताज़ी गरम रोटियां खिलाएगी। मम्मी जी, मैं रोज सुबह जल्दी उठकर कुछ अच्छा बना दूंगी और गर्म रोटियां खानी है तो आटा लगाकर रख दूंगी। आप ताज़ी गर्म रोटियां बना लीजिएगा। हाँ, पहली बार में ही समझ आ गया कि आगे क्या होगा। अब ये हमसे रोटियां बनवाएगी। कल को कहेगी कि मम्मी जी, हमारे लिए भी गर्मा गर्म रोटियां बना दीजिए। मम्मी, इतनी भी टेंशन मत लो, ब्रेड बटर भी बुरा नहीं होता। तू चुप कर। बहू को बहू जैसा ही रहना चाहिए। बाहर काम करे पर सास ससुर की सेवा भी करनी चाहिए। मम्मी जी, मैं बहू हूँ, पर मेरी भी ऑफिस की ड्यूटी है ना। मुझे भी सुबह टाइम से पहुंचना होता है। और घर की ड्यूटी वो कौन निभाएगा? मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि रजत की बहू पढ़ी लिखी और कामकाजी होनी चाहिए, तो अब उसका ऑफिस भी तो है। तू मत बोल बीच में। तू कौन सी कम है? तूने ही भड़काया होगा इसे भी। मम्मी जी, मैं ऑफिस से लौटकर खाना बनाऊंगी, लेकिन सुबह जल्दी उठकर गर्मा गर्म नाश्ता बनाने का मतलब ही नहीं कि मैं अपनी नींद ही छोड़ दूं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगी, लेकिन उम्मीदें थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेंगी। नई बहू ने तो आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, देर हो रही है। नेहा, तुम भी चलो साथ में। हाँ भाभी, चलिए। ऐसा कहकर नेहा और माधवी ऑफिस चले जाते हैं। उषा देवी अकेले बैठी मन ही मन बड़बड़ाती है। ये आजकल की बहुएं तो हाथ से निकलती जा रही हैं। नौकरी कर रही हैं तो घर के कामों से छुट्टी चाहिए। सुबह की रोटियां खानी पड़ती हैं हमें। अरे, हमारी सास ने तो ऐसा हाल किया था कि सुबह सूरज निकलने से पहले रसोई में होना पड़ता था और बिल्कुल गर्मा गर्म खाना खिलाते थे हम। और यहाँ देखो, आराम से ऑफिस चली गई। लेकिन मैं भी इतनी सीधी नहीं हूँ, इन दोनों को देख लूंगी। तभी अचानक उषा देवी का फोन बजता है। हेलो प्रभा बेटा, कैसी है तू? बड़ी बेवफा हो गई है। मायके आने का भी टाइम नहीं मिलता। मम्मी पापा की याद नहीं आती क्या? कैसी बातें कर रही हो मम्मी, बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं? ऑफिस, घर, ससुराल, कुछ समझ नहीं आता। क्यों, सब ठीक तो है ना? तेरी सास ठीक से रखती है तुझे? मम्मी, ठीक से क्या रखती हैं, हर दिन ताने मारती हैं। सुबह जल्दी उठकर सारा काम करके ऑफिस जाती हूँ, खाना बना जाती हूँ, लेकिन फिर भी सुनना पड़ता है। क्यों, तू तो सब करती है, फिर क्या दिक्कत है उन्हें? उन्हें गरम गरम रोटियां चाहिए। सुबह बना के जाती हूँ तो कहती हैं कि ठंडी रोटी कौन खाएगा। कभी कहती हैं बहू तो कामकाजी है, हमें तो ठंडी दाल ही खानी पड़ेगी। मम्मी, मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, अच्छी नौकरी पाई, घर भी संभालती हूँ, लेकिन फिर भी रोज रोज ताने सुनती हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। बहू भी इंसान होती है, कोई मशीन नहीं कि घर भी संभाले और नौकरी भी करे। मैं तेरी सास से बात करूंगी।
रहने दो मम्मी, वैसे भी सास लोग कभी नहीं बदलती। बहुएं इनके लिए कितना भी कर लें, सास लोगों को हमेशा बहुओं में कमी ही नजर आती है। और ताने मारना तो जैसे इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कभी नहीं सोचती कि बहू भी किसी की बेटी ही है। प्रभा ने फोन रख दिया, लेकिन उषा देवी के दिमाग में उसकी बातें घूमने लगी। शाम को नेहा, माधवी, समीर और रजत ऑफिस से लौटते हैं। उषा देवी नेहा और माधवी से कहती है, आ गई तुम दोनों ऑफिस से? बहुत थक गई होंगी ना, पहले चाय बनाकर पी लो, फिर थोड़ा आराम कर लेना। नेहा और माधवी चौंक जाते हैं। उषा देवी का ये रूप उन्होंने पहली बार देखा था। मम्मी जी, आज आपको हमारी थकान का ख्याल कैसे आ गया? लगता है आज कोई चमत्कार हुआ है। हाँ बेटा, चमत्कार ही समझ लो। आज मेरी प्रभा से बात हुई थी और उसने जो कुछ बताया उससे मेरी आंखें खुल गई। मेरी बेटी सुबह जल्दी उठती है, घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है और फिर ऑफिस जाती है, लेकिन फिर भी उसे ताने सुनने पड़ते हैं कि गरम रोटियां नहीं बनाती, सास के लिए टाइम नहीं निकालती। और मैं भी यही कर रही थी जो उसकी सास कर रही है। मम्मी जी, हम बहुएं भी आपकी बेटियां ही हैं, बस पहचानने में देर हो गई। हाँ बेटा, गलती मेरी ही थी। मैं भी वही कर रही थी जो मेरी बेटी की सास कर रही थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वाह मम्मी, अब सच में चमत्कार हो गया। आप अपनी भूल मान रही हैं। हाँ बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास है और अब मैं इसे सुधारूंगी। बहुएं जब सारा काम करके जा सकती हैं, तो क्या मैं तेरे पापा और अपने लिए रोटियां नहीं बना सकती? लेकिन उससे पहले एक काम करना है। कैसा काम मम्मी? प्रभा की सास से बात करनी है। उषा देवी फोन उठाती हैं और प्रभा की सास को कॉल करती हैं। हाँ बहन जी, कैसे याद किया? बहन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बेटी आपकी बहू है और बेटी चाहे बहू बने, लेकिन होती तो बेटी ही है ना। अरे हाँ, लेकिन बहू भी इंसान होती है, उसके भी अपने सपने होते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं। अगर वो ऑफिस जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घर नहीं संभाल रही। मेरी बेटी रोज सुबह उठकर सारा काम करके जाती है, फिर भी उसे गरम रोटी के ताने मिलते हैं। ये गलत बात है। बहुओं के साथ हमें भी थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। हमें बहुओं को समझना चाहिए। बहन जी, शायद आप सही कह रही हैं। मैंने सोचा ही नहीं था कि प्रभा पर इतना बोझ आ रहा है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। आज से प्रभा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उषा देवी संतोष की सांस लेती हैं और फोन काट देती हैं। अब से मेरी बहुएं भी मेरी बेटियां ही रहेंगी। रजत, समीर, नेहा और माधवी एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। घर में खुशियां आ जाती हैं। खाना जो हर किसी की पहली पसंद होता है, लेकिन अगर कोई आपको हर रोज एक जैसा खाना ही खाने के लिए दे तो कभी ना कभी तो आप उस खाने से बोर हो ही जाओगे। ऐसा ही कुछ हाल है सुमित्रा निवास का, जहाँ पर दाल के अलावा कभी कुछ बनता ही नहीं, और अगर दाल के अलावा कोई कुछ बनाने की कोशिश करे तो फिर उसकी तो खैर नहीं। चलिए देखते हैं सुमित्रा निवास में सुमित्रा देवी की ये दादागिरी कब तक चलती है। कल तो मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई थी, आज कौन सी दाल बनाऊं? विकास से पूछती हूँ। सुमित्रा हॉल में आती है। विकास बेटा, समझ में नहीं आ रहा आज खाने में कौन सी दाल बनाऊं। तू बताना, चने की बनाऊं या उड़द की बनाऊं या फिर मिक्स दाल बना दो। अरे माँ, मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम हर रोज़ घर पर ये दाल बनाकर क्यों रख देती हो? भगवान ने हम पर कृपा करके हमें इतना अच्छा अच्छा खाना दिया है, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां दी हैं, कभी उन्हें बनाने की भी कृपा कर लो। ये दाल खा खा कर तो मेरा पूरा जीवन ही नीरस हो गया है। क्या बोला तू? हैं? आया बड़ा, ये दाल खा खा कर ही तुम लोगों को इतना बड़ा किया है। इस दुनिया में खाने के लिए कोई सबसे अच्छी चीज़ है तो वो है सिर्फ दाल। पता है आजकल सब्जियों में कितने इंजेक्शन और न जाने क्या क्या लगता है। मैं तो अपने घर में कभी ऐसी सब्जियां ना बनाऊं भाई। तुझे नहीं बताना मैं कौन सी दाल बनाऊं तो मत बता। अभी थोड़ी देर बाद अभिषेक और साक्षी आएंगे तो मैं उनसे ही पूछ लूँगी। हम तो आ गए माँ, लेकिन तुम्हें हमसे पूछना क्या था? अरे पूछना क्या होगा बेटा, वही हर रोज़ वाला सवाल, आज कौन सी दाल बनाऊं? बता दो कौन सी दाल खानी है तुम्हें आज? हे भगवान, आज फिर से दाल।
अरे कभी तो इस दाल के अलावा हमारी जीभ को किसी और चीज़ का स्वाद भी चखने दो। तुम्हारा नाम तो सुनहरे अक्षरों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखना चाहिए। आज तक किसी होटल के शेफ ने भी अपनी ज़िंदगी में इतनी दाल नहीं बनाई होगी जितनी दाल तुम हमें 1 महीने में बनाकर खिला देती हो। जब से पैदा हुए हैं ना, तब से तुम्हारे हाथ की दाल के अलावा हमने तुम्हारे हाथ की कोई सब्जी नहीं चखी। अरे अब तो बंद कर दो इस अत्याचार को। बातें सुनो जरा इनकी। हैं, तुम लोगों को ये अत्याचार लगता है? एक तो मैं तीनों टाइम तुम्हारे लिए दाल रोटी चावल बनाती हूँ, ऊपर से खाने में इतने नखरे करते हो। जब तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। तब रो रो कर मुझसे दाल और रोटी मांगोगे। कब आएगा वो दिन जब आप खाना बनाना छोड़ दोगी? कम से कम हम कुछ और तो खा पाएंगे। क्या बोला तू? मैं क्या बोला? कुछ भी तो नहीं। नहीं ना? पर कुछ तो बोला तू अभी। आपने सुना ना जी? कुछ बोला ही अभी। अरे कहाँ, कौन बोला? कोई भी तो कुछ नहीं बोला। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। चलो वो सब छोड़ो, तुम्हें दाल बनानी है ना, तुम जाओ जाकर दाल बनाओ। हाँ जा रही हूँ। तुम लोगों को नहीं बताना, मत बताओ। मैं जाकर ना मिक्स दाल बना लेती हूँ। हम लोग कुछ बताएंगे नहीं तो माँ ऐसे कह रही है जैसे खाने के लिए पता नहीं हमें कितने ऑप्शन दिए हों। अरे सब सुनाई दे रहा है मुझे। अभी तक किचन में नहीं पहुंची हूँ मैं। अरे पर मैंने कुछ कहा भी नहीं है माँ। कुछ देर बाद सुमित्रा सभी के लिए मिक्स दाल, चावल और रोटी डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। आज तो मैंने दाल में सूखी लाल मिर्च, लहसुन और हींग का तड़का लगाया है। बहुत स्वाद बनी है आज दाल। एक बार खाओगे ना तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। खाओ खाओ। क्या करूँ यार, क्या करूँ? मेरा तो ये दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करा, लेकिन माँ इस दाल को खाए बिना मुझे यहाँ से उठकर जाने भी नहीं देगी। सोच सोच अभिषेक, कुछ तो सोच। ये मन मन में क्या सोच रहा है तू? हैं? खाना क्यों नहीं खा रहा? पता नहीं माँ, दोपहर से ही ना पेट में दर्द हो रहा था। आई अभी अचानक ना और ज़्यादा बढ़ गया। ऐसा लग रहा है कुछ भी खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी माँ। अरे बेटा, क्या हो गया तुझे? तू ना अभी कुछ मत खा, तू थोड़ी देर आराम से बैठ जा। अरे बेटा, मैं तेरे लिए ना नींबू पानी बना कर लाती हूँ, उससे थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है माँ। अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को? तू चिंता मत कर, अभी नींबू पानी बना कर लाती हूँ। सुमित्रा जल्दी से अभिषेक के लिए नींबू पानी लेकर आती है। ये ले बेटा, जल्दी से नींबू पानी पी ले। माँ, इतना भारी भारी सा लग रहा है। नींबू पानी के बाद मैं कुछ भी नहीं खा पाऊँगा। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आज मेरे हिस्से का खाना तुम ही खा लेना। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू आज आराम कर, मैं तेरे लिए कल फिर से दाल बना दूंगी। हाँ? हे भगवान, इस दाल के चक्कर में कितने भी जतन कर लो, लेकिन अंत में घूम फिर कर खाने को तो यही मिलनी है। खैर चलो, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन इस दाल से मेरी जान तो छूटी। साक्षी अभिषेक की तरफ देखती है और सब समझ जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ दाल खाने से बचने के लिए ड्रामा कर रहा है। अभिषेक भैया का सही है यार, इन्होंने तो अपना ड्रामा कर दिया और ये दाल खाने से बच गए। एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ, शायद मैं भी कामयाब हो जाऊँ। माँ, पता नहीं अचानक से मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। मेरा भी अभिषेक भैया की तरह उल्टी करने का मन कर रहा है। मैं भी आज खाना खाना रहने देती हूँ। तुम मेरे लिए भी ना नींबू पानी बना दो। तूने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? हैं? उस बेचारे के पेट में दर्द हो रहा है तो तू उसका बहाना बनाकर दाल खाने से बचना चाहती है? कोई नींबू पानी नहीं बनेगा तेरे लिए। चुपचाप ये दाल रोटी और चावल बने हैं, खा ले इसे। आई बड़ी। ऐसा हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है यार? हिम्मत रखो साक्षी, कुछ नहीं होता। इंसान की जिंदगी में कठिनाइयाँ तो आती ही है, डरो मत। हाँ भैया। हैं? एकदम मस्त दाल बनाई है माँ तुमने, मज़ा आ गया खाकर। बस अब और नहीं खाया जाएगा। मैं चला छत पर वॉक करने। बहुत खा लिया। आपको भी चलना है क्या पापा? अच्छा हुआ जो बेटा तुमने पूछ लिया, मेरा भी खाकर हो ही गया है। इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं खा पाऊँगा अब। एक एक करके सब वहाँ से 9, 2, 11 हो जाते हैं।
तभी सबके सोने के बाद साक्षी अभिषेक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। कौन है? मैं हूँ अभिषेक भैया। साक्षी, दरवाज़ा खोलो। अभिषेक दरवाज़ा खोलता है। तू इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है? नींद नहीं आ रही है क्या तुझे? नींद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही। मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। उस दाल के चक्कर में ठीक से कुछ खाया भी नहीं जाता। मुझे पता है आपको भी बहुत भूख लगी होगी, क्योंकि आपने भी तो खाना नहीं खाया और पक्का आपने बाहर से कुछ ऑर्डर किया होगा, है ना? बहुत तेज़ है तू। अब तेज़ तो हूँ मैं, लेकिन आपको मेरे साथ आपका खाना आधा शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी ना बहुत भूख लगी है। क्या? लेकिन मैंने तो सिर्फ अपने लिए खाना ऑर्डर किया है। तुझे कुछ खाना है तो दोबारा ऑर्डर कर लेना। मैं अपने खाने में से कुछ शेयर नहीं करने वाला। एक बार अच्छे से सोच लो अभिषेक भैया, क्योंकि अगर ये बात किसी तरह मम्मी तक पहुंच गई तो आपका क्या हाल होगा ये तो आप जानते हो। आपकी मर्जी, आपको शेयर नहीं करना, मैं चली मम्मी के पास। अरे साक्षी, तू भी ना मजाक भी नहीं समझती। मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं बाहर से कुछ मंगा कर खाऊं और मेरी प्यारी बहना को ना दूं? आजा आजा, तू भी अंदर आ जा। वो डिलीवरी वाला भी आता ही होगा। उसे बोला है ना डोर नॉक ना करे। हाँ बोल तो दिया है मैंने, वो मेरे पास कॉल करेगा। ये ले आ गई उसकी कॉल। चल नीचे चलते हैं। एकदम दबे पाँव चलियो, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। दोनों भाई बहन दबे पाँव नीचे जाकर खाना रिसीव करते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करते हैं तो उनके कानों में पड़ती है एक आवाज़। खाने को अकेले अकेले खाओगे क्या? मुझे नहीं बताओगे क्या मंगाया है? माँ तुम यहाँ क्यों, कैसे, मतलब कहाँ से? वो तो मैं तुम दोनों को अभी बताती हूँ। तुम दोनों को क्या लगा कि इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ़ बना दोगे? तेरे ऊपर शक तो मुझे रात को ही हो गया था। मैं इसी फिराक में थी कि कब तू बाहर से खाना मंगाए और कब मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ूं। मैं चलती हूँ भैया, वैसे भी खाना तो आपने ऑर्डर किया था ना। बाय बाय। तू कहाँ चली बेटा? तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? हैं? अभी बताती हूँ तुम दोनों को। घर की दाल खानी नहीं और बाहर से खाना मंगा कर ये उठ पटांग सा खाना खाना है। पता है कितनी मेहनत से मैंने बनाई थी वो दाल। सुमित्रा देवी अपने हाथ में झाड़ू उठाती हैं और दोनों को दौड़ा दौड़ा कर उनकी अच्छी तरह कुटाई करती हैं। अगर आज के बाद तुम दोनों ने मेरी दाल के अलावा कुछ भी खाया ना तो अच्छी तरह समझ लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। गुड नाइट। इससे अच्छा तो चुपचाप सो जाते वही अच्छा रहता। आपके चक्कर में खामखा मेरी भी कुटाई हो गई। अरे क्या यार, मुझे तो समझ में नहीं आता ये सब कब तक चलेगा। लंच में थोड़ी सी दाल बचा कर ले आओ तो रात को 2 कटोरी दाल एक्स्ट्रा खानी पड़ती है। जिंदगी दाल बनकर रह गई है। अरे कोई तो इस घर में आओ, हमारी दाल जैसी जिंदगी में थोड़ा तड़का लगाओ। अभिषेक का इतना कहना था कि तभी कुछ महीनों बाद उनके बड़े भाई विकास की शादी होती है और घर में आती है उनकी नई नवेली भाभी सोनिया। बेटा, आज घर में तेरी पहली रसोई है तो सबके लिए ज़रा टेस्टी सा खाना बना दियो। हाँ भाभी, आप ना सबके लिए शाही पनीर, छोले चावल, रायता और चपाती बना लो, और मीठे में जो आपका मन करे। हाँ भाभी, चलो मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। अरे मदद तो तू कर दियो, लेकिन बहू की पहली रसोई में बहू बनाएगी तो सिर्फ और सिर्फ दाल। दाल के अलावा घर में कोई और सब्जी नहीं बनेगी। दाल? लेकिन माँ जी, पहली रसोई में तो अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं ना। दाल तो बहुत सादी होती है। दाल खाकर किसी को क्या अच्छा लगेगा? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। दाल को जितने अच्छे से तड़का लगा के बनाओगी ना, दाल उतनी ही अच्छी बनेगी। जा बेटा, सबके लिए दाल, चावल और रोटी बना ले। जी माँ जी। सोनिया किचन में दाल बनाने जाती है, लेकिन वो बेचारी भी कंफ्यूज हो जाती है कि भला अपनी पहली रसोई वाले दिन दाल कौन बनाता है। सोनिया खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। सुमित्रा दाल खाते ही सोनिया की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है। वाह वाह बहू वाह, क्या दाल बनाई है तूने। खाकर मज़ा आ गया। तू भी ना बिल्कुल मेरी तरह एकदम चटपटी दाल बनाती है। मैं तो बस यही चाहती थी
कि मेरी बहू को मेरे जैसी दाल बनानी आती हो। बहू, अब ना तू हर रोज़ खाने में सिर्फ दाल ही बनाई हो। हमारे घर में दाल के अलावा कभी और कुछ बनता ही नहीं, इसलिए कभी मसूर की दाल, कभी उड़द की दाल, कभी मूंग की और कभी चने की दाल, ऐसा कर करके बना लियो। हैं? सिर्फ दाल? आप मुझसे मजाक करी हो ना माँ जी? मजाक तो हमारे साथ हुआ है भाभी। हमें तो लगा था आप घर में आई हो तो अब तो हमें इस दाल से छुटकारा मिलेगा, लेकिन हमारा सोचना बिल्कुल गलत था। इस घर में दाल के अलावा कभी और कुछ बन ही नहीं सकता। ऐ चुप कर तू, क्या खराबी है दाल खाने में? मेरी बहू आज से हर रोज़ खाने में दाल ही बनाएगी, है ना बहू? जी माँ जी। बेचारी सोनिया को भी अब अपने ससुराल में 1 महीना बीत जाता है, लेकिन अपनी सास की वजह से वो घर में दाल के अलावा कभी और कुछ बना ही नहीं सकती, जिस वजह से अब वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये दाल खा खा कर तो मेरा दिमाग पक चुका है। अगर मैंने एक और दिन भी अब दाल खा ली ना तो लगता है मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगी। ना बाबा ना, अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरी प्यारी सासू माँ खुद ब खुद घर में दाल लानी ही बंद कर दे। सोच सोनिया, कुछ तो सोच। सोच लिया, बस अब अप्लाई करना है। सोनिया खाने में आज फिर से दाल बनाती है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। दाल बनाकर वो खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। माँ जी, आज मैंने मेरी फेवरेट दाल बनाई है। अपने मायके में तो मैं हफ्ते में 3 बार यही दाल बना लेती थी। आप एक बार इस दाल को खा कर देखिए। हर रोज़ मुझसे यही दाल मांगेंगी। अच्छा, तब तो ला जल्दी से परोस। सोनिया सबको खाना परोसती है और आंख मारकर सबको पहले ही इशारा कर देती है। सब लोग दाल खाकर सोनिया की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही सुमित्रा उस दाल को खाती है, ये क्या बना दिया बहू तूने? कैसी दाल है ये? लगता है दाल में तूने नमक की जगह गलती से चीनी डाल दी है। ये दाल तो पूरी मीठी लग रही है। हाँ माँ जी, ये ना गुजराती दाल है। गुजरात में जो लोग होते हैं ना, वो खट्टी मीठी दाल खाते हैं, और मेरी मम्मी तो गुजराती हैं, तो मैंने बचपन से ये दाल बहुत खाई है। इतने दिन से मैं इस दाल को मिस कर रही थी, लेकिन अब तो मैं हर रोज़ यही दाल बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में ऐसी दाल कोई नहीं खाएगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? भाभी ने इतनी टेस्टी दाल बनाई है और आप कह रही हो कि हमारे घर में ये दाल कोई नहीं खाएगा। भाभी, ये खट्टी मीठी दाल मुझे बहुत मस्त लगी। अब से ना आप हर रोज़ यही दाल बनाना, सुबह दोपहर रात, सिर्फ और सिर्फ यही दाल होनी चाहिए। हाँ भाभी, मुझे भी कल से 2 टिफ़िन डाल देना। मस्त लगी मुझे ये दाल। अब तो तीनों टाइम घर में यही दाल बनेगी। घर के सब लोग उस दाल को ऐसे खाते हैं जैसे उन्हें वो बहुत टेस्टी लग रही हो, जिसे देखकर सुमित्रा का दिमाग घूम जाता है। अब दाल ठहरी उसकी फेवरेट, जो वो हमेशा से घर में बनाती आ रही थी। अब अगर वो उस दाल को ना खाए तो फंस जाए, इसलिए बड़ी मुश्किल से वो जैसे तैसे करके दाल को खा लेती है। लेकिन अगले दिन उसकी बहू फिर से वैसी ही दाल बना देती है। अरे बेटा, आज तो ना फिर से यही वाली दाल बना दी। कल थोड़ी अलग दाल बनाना, हाँ? चटपटी सी। नहीं नहीं नहीं, बनेगी तो यही दाल बनेगी। मुझसे अब इस उम्र में चटपटा खाना नहीं खाया जाता। मेरे लिए तो यही दाल सबसे अच्छी है। तू हर रोज़ यही दाल बनाया कर बेटा। अरे लेकिन क्या माँ, पहले तो तुम कहती थी तुम्हें दाल बहुत पसंद है, इसलिए तुम हमें हर रोज़ दाल खिलाती थी। अब तुम्हारी बहू हर रोज़ घर में इतनी टेस्टी दाल बना रही है तो तुम अरे कर रही हो। किसी की बातों का सुमित्रा कोई जवाब नहीं दे पाती, लेकिन 1 हफ्ते तक वो खट्टी मीठी दाल खाकर उसकी जीभ का स्वाद उब जाता है। अरे बेटा, आज ना तो वो खट्टी मीठी दाल मत बनाइयो। आज तो बेटा चटपटी वाली दाल बना ले। वो खट्टी मीठी दाल खा खा कर मेरा तो जी कच्चा सा हो रहा है। अच्छा ठीक है माँ जी, आप कह रही हो तो मैं आज सबके लिए चटपटी दाल बना लेती हूँ, लेकिन कल से मैं सबके लिए खट्टी मीठी दाल ही बनाऊंगी। हाँ अरे बेटा, पहले आज तो बना दे चटपटी दाल। जी माँ जी। भाभी, चटपटी दाल बना रही हो तो थोड़ी एक्स्ट्रा स्पाइसी कर देना। ठीक है देवर जी। सोनिया अपनी सास के होश उड़ाने के लिए दाल में इतनी मिर्ची डाल देती है कि जैसे ही सब उस दाल को खाते हैं तो सबके कानों से धुएं निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई सोनिया को कुछ नहीं कहता। लेकिन उस दाल को खाकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मैंने तुझे चटपटी दाल बनाने के लिए कहा था, लगता है तूने पूरे महीने की मिर्ची दाल में एक ही बार डाल दी है।
क्या मजाक करियो माँ, इतनी मस्त दाल बनाई है भाभी ने। तुम तो दाल में मिर्ची डालती नहीं थी, इसलिए दाल खाने में मज़ा ही नहीं आता था। अब भाभी ऐसी ऐसी दाल बनाती है ना कि खाने में मज़ा आ जाता है। अगली बार ना थोड़ा और स्पाइसी बनाना भाभी। हाँ भाभी, ऊपर से ना सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च का तड़का मार देना। आहा, उससे जो तीखापन आएगा ना, मज़ा आ जाएगा। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी मिर्ची कौन खाता है? अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने पापा जी की तो सोचो, वो बेचारे इतनी मिर्ची कैसे खाएंगे? मैं तो खा लूँगा सुमित्रा जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहू ने दाल सच में बहुत मस्त बनाई है। दाल अगर ऐसी चटपटी हो ना तभी खाने का मज़ा आता है, वरना दाल ही मत बनाओ भाई। बहू, एक तो तेरी वो खट्टी मीठी दाल और ये तीखी वाली दाल, मुझे तो बेटा दोनों ही बहुत अच्छी लगी। अब तू एक दिन वो खट्टी मीठी वाली दाल बनाइयो और एक दिन ये तीखी वाली। हर रोज़ खाने को ऐसी दाल मिलती रहे तो खाने को और क्या चाहिए। बिल्कुल सही कहा पापा। 2 हफ्ते तक ऐसी खट्टी मीठी और चटपटी दाल खा खा कर सुमित्रा के तो होश उड़ जाते हैं। कहाँ वो हर रोज़ घर में दाल बना बना कर सबको खिलाती थी, अब वो सोनिया के हाथ की दाल खाकर दाल खाने से ही तौबा कर लेती है। माँ जी, मुझे ना चटपटी वाली दाल बनानी थी, लेकिन रसोई में कहीं दाल ही नहीं मिल रही। बेटा, वो घर पर ना गरीब आदमी आया था तो मैंने सारी दाल उसे दे दी। अच्छा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी जाकर दुकान से ले आती हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, अब घर में ना और दाल लाने की ज़रूरत नहीं है। इस जन्म में मुझे जितनी दाल खानी थी मैं खा चुकी। आज के बाद घर में कभी दाल नहीं बनेगी। उसके अलावा तो कुछ भी बना, लेकिन दाल कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन माँ जी, अरे कहा ना नहीं। सोनिया की चालाकी और घर वालों के सपोर्ट से सुमित्रा की घर में ये दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और उस दिन के बाद सुमित्रा दाल खाना तो क्या, डर के मारे घर में दाल का नाम लेना भी पसंद नहीं करती है। चुपके से कोई आएगा, फिर मेरी नींद चुराएगा, फिर सारी रात जगाएगा, ये सोच के दिल घबराए मेरा, मैंने क्यों प्यार किया, मैंने क्यों प्यार किया। चुपके से कोई आएगा, फिर मेरी नींद चुराएगा, फिर सारी रात जगाएगा, ये सोच के दिल घबराए मेरा, और मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। खुद को शीशे में निहारती हुई नेहा लगातार अपने आप में ये गाना गुनगुना रही थी। खूबसूरत तो मैं हूँ, पर खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब मुझे दिन रात निहारने वाला मेरा वो प्रेमी इधर उधर जंगल में मेरी तलाश में ही गुम रह जाए। आप ही माता रानी कुछ ऐसा कीजिए ना, जो मेरे लिए बना है वो मुझे ढूंढ ही ले। अब इंतज़ार नहीं होता। खुद ही खुद में नेहा ये कह रही थी कि तभी उसका भाई राज कमरे में आता है और उसे ऐसी हरकतें करता देख सर पीट लेता है। परेशान हो गया मैं तुझे समझा समझा कर नेहा। ये सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ राजकुमार सिर्फ परियों की कहानियों में आता है या बॉलीवुड के पिक्चरों में। असल में जीवन रोटी कपड़ा और मकान जैसी होती है, सूरज बढ़ जाता है कि मूवी जैसी नहीं। तो इस पिक्चर की दुनिया से बाहर आकर खुद पर फोकस कर। एट द एंड ये तेरी लाइफ है। खुद पर ही तो फोकस करती आई हूँ भाई, और क्या करूँ। देख कैसे मैंने अपने नेल्स को अच्छे से पॉलिश कर लिया है, उस पर नेल पेंट लगा लिया है, कल पेडिक्योर भी करवाया था। बस ये मेरे बाल ना थोड़ी सी रफ है, उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर देखना कैसे मेरा पति मेरे पीछे लट्टू की तरह घूमेगा और एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम गाना गाएंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। ससुराल में सिर्फ पति नहीं होता और लोग भी होते हैं नेहा। हाँ, तो मैं खुद एक बड़े परिवार में ही जाना चाहती हूँ। माँ बाप जैसे सास ससुर और कृष्ण कन्हैया जैसा देवर। सुबह सुबह भागते दौड़ते मैं सभी के लिए नाश्ता और इनके लिए टिफ़िन बनाऊंगी। शाम को जब ये थका हारा ऑफिस से आएगा तो उसका बैग लेकर मैं उसे पानी का ग्लास पकड़ाऊंगी। हर 6 महीने में फॉरेन टूर और हर हफ्ते मूवी। सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ नेहा रानी। किसी के ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं होते।
और होते भी है तो 100 में कोई एक। और इस 100 में एक वाली किस्मत हमारी तो है नहीं। तुम नौकरी करना शुरू करो और अपने ऑफिस का ही कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेना। अब दोनों वर्किंग रहोगे तो घर के सारे काम का प्रेशर तुम पर आएगा नहीं, और ससुराल में तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी, क्योंकि जो औरत कमाती नहीं ना उसकी ज़रा भी इज्जत नहीं होती। क्या भाई, सब अगर तुम्हारे जैसे सोचने लगे ना तो घर कौन चलाएगा? गृहिणी का होता तो घर में सबसे बड़ा होता है। वही तो उठकर सभी के लिए खाना बनाती है, सभी के पेट और दिल का ख्याल रखती है। और ये खुशी ना पैसे नहीं दे सकते। मुझे तो ऐसा ही जीवन चाहिए। मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे नहीं करनी नौकरी। मेरी हो गई पढ़ाई, मुझे तो करनी है अब बस शादी। दोनों भाई बहन ये बातें कर रहे थे, तभी महेश कमरे में आता है। ये हुई ना मेरी लाडो वाली बात। तो बेकार में इसके दिमाग में ये नौकरी चाकरी की बातें भरना छोड़ दे। जैसी तेरी हरकत है इसके ससुराल को ख़त्म करके रखेगा तू। कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की। नेहा चलाएगी अपनी घर गृहस्थी, तेरी माँ भी तो चला रही है। जिसके हित में मैं लड़ रहा हूँ, अगर वही इस हित को नहीं समझ रही तो फिर क्या कर सकते हैं? पापा, जैसी आपकी मर्जी, शुरू कर दीजिए लड़के देखना। सफ़ेद घोड़ी पर बैठकर आना चाहिए लड़का। और बिना देरी किए महेश और मनीषा अपनी बेटी नेहा के लिए लड़के देखना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक। शहर के सारे अच्छे लड़के कहाँ छुप कर बैठ गए हैं जी। ये सब हमारी नेहा की शादी के वक्त ही होना था। अरे क्यों चिंता करती हैं आप मनीषा जी? लड़के कितने देखे हैं हमने, गिन कर 3। आपको पसंद करने के पहले मैंने 31 लड़कियां छांटी थी, तब जाकर मुझे आप पसंद आई थी। अब अगर मंडी में आए हैं तो ठोक बजाकर काम करेंगे ना। इतनी हड़बड़ी किस बात की है? इतने दिन रुके हैं तो 1 आध महीना और सही। वैसे भी लगन अब दिसंबर में ही है, उसके पहले 6 महीने हैं हमारे हाथ में। कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। मेरी बात हुई है विमल जी से, इस रविवार को वो लोग आ रहे हैं हमारी नेहा को देखने। भगवान ने चाहा तो ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। और रविवार की सुबह विमल अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे करण के साथ महेश के घर पहुंचता है। किसी भी लड़की वाली के परिवार की तरह महेश और मनीषा लड़के वालों की खातिरदारी में लग जाते हैं। मैंने तो मास्टर्स की है आंटी जी। वैसे नेहा भी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बस ज़रा चंचल है, पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता इसका। बच्ची है बेटा, हमें तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अगर उसे पढ़ना होगा तो शादी के बाद पढ़ाएंगे, पर अगर उसे घर पर आराम करना होगा तो वो आराम करेगी। ऐसे घर कहाँ चलते हैं सुमित्रा जी, फिर रसोई कौन देखेगा? नौकर नाम की चीज़ क्यों है दुनिया में मनीषा जी? खाना बनाने के लिए कुक रख लेंगे, बाकी सब काम के लिए हमारे घर में ऑलरेडी मेड है। और वैसे भी हम किरण के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, अपने घर को संभालने वाली कोई काम वाली बाई नहीं। बिल्कुल सही कह रही है मम्मी। मैं मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मम्मी मेरी सारी ज़रूरतें समझती हैं, इसलिए मुझे कभी उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप खुद ही देख रही हैं ना मम्मी की सोच। मेरे घर आने वाली लड़की कभी दुखी नहीं रहेगी। ये सुनकर फुसफुसाकर महेश मनीषा से कहता है, जो लड़का अपनी माँ की इतनी इज्जत करता है अपनी बीवी की भी खूब इज्जत करेगा। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इससे अच्छा रिश्ता हमें नहीं मिलने वाला। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है जी। अब बच्चे भी एक दूसरे को पसंद कर लें। अगर पापा मम्मी को ये ठीक लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, ये तो हो गई चटमंगनी पट ब्याह वाली बात। अब इतनी जल्दी अगर रिश्ता पक्का हुआ है तो शादी भी धड़ल्ले से कर लेते हैं। और बिना देरी किए 15 दिन के अंदर अंदर ही नेहा और करण की शादी हो जाती है। लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी नेहा कई ख्वाब देख रही थी। आखिरकार मैं पहुंच ही गई अपने घर, मेरा अपना घर, मेरा ससुराल। न जाने क्या अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो मुझे इतना प्यारा ससुराल दिया है माता रानी आपने। बहू, इस कलश को पैर मारो और अंदर आओ। तुम ही तो हमारे घर की अन्नपूर्णा हो। और सभी बच्चा पार्टी कान खोलकर सुन लो, भाभी और भैया को कोई परेशान नहीं करेगा। नेहा बड़ी खुश थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सबसे पहले फ़ोन अपनी माँ को लगाकर इसके बारे में बताती है। सच में ऐसा कहा तेरी सास ने? बड़ी भाग्यशाली है बेटा जो तुझे ऐसी सास मिली है, वरना आजकल तो ऐसी ऐसी सास होती है जो अपने बेटे के साथ 2 मिनट भी बहू को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। ये सुनकर मैं तो निश्चिंत हो गई हूँ तेरी तरफ से। चल अब तू भी ना अपनी पत्नी और बहू होने का फ़र्ज़ अच्छे से निभाना है। फ़ोन रखती हूँ बेटा।
अगली सुबह एक अच्छी बहू की तरह नेहा रसोई में जाती है। इतना कुछ बनाने को है, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। कुछ मीठा तो बनाना ही पड़ेगा। खीर बना लेती हूँ, साथ में पूरियाँ तल लूँगी और छोले, हाँ ये सही रहेगा। पर पापा जी को तो पुलाव पसंद है, काजू का पुलाव भी साथ में बना लेती हूँ। और खुशी खुशी नेहा खाने की तैयारी में लग जाती है। पुलाव के लिए ड्राई फ्रूट्स निकाल कर प्रिया उन्हें फाँक ही रही थी कि तभी सुमित्रा किचन में आती है और नेहा के हाथों से ड्राई फ्रूट्स का डब्बा लेते हुए कहती है, कितने पीछे दराज में छुपा कर रखा था मैंने ये डब्बा, तुम्हें कहाँ से मिला? और इतनी हिम्मत तुम्हारी कि मुझसे बिना पूछे ड्राई फ्रूट्स निकाल कर खाए जा रही हो? अपने मायके से लेकर आई थी क्या ये ड्राई फ्रूट्स, या वहाँ कभी खाने को नहीं मिला? ये अब क्या कह रही थी मम्मी जी? और मैं ये ड्राई फ्रूट्स खा नहीं रही थी, मैं तो बस सभी के लिए पहली रसोई की तैयारी कर रही थी। उसमें से ड्राई फ्रूट्स चख लिए कि कहीं उसमें हवा तो नहीं लग गई। ऐसे भी कई बार हम खाना बनाते वक्त थोड़ा बहुत तो चख ही लेते हैं ना। तभी उस डिब्बे को उठाकर सुमित्रा डिब्बे पर लगा हुआ मार्क अपनी बहू को दिखाते हुए कहती है, हमारे घर में ये सब नहीं होता बहू। ये देख, हर बार खाना बनने के बाद मैं सभी डिब्बों में ऐसे निशान लगा देती हूँ ताकि मेरे पीछे से कोई भी ज़रा सी भी चीज़ इधर उधर ना कर दे। अब इन काम वालियों का क्या ही भरोसा। अब तो तू आ गई है तो इन काम वालियों को काम से निकाल दूंगी, इसलिए अब से ध्यान रखना। और इतने चावल निकालने की क्या ज़रूरत है? इतना चावल नहीं बनता इस घर में। इस छोटी कटोरी से 1 कटोरी दाल भिगो दे और इस ग्लास से 1 ग्लास चावल। पर घर पर तो अभी और मेहमान आए हुए हैं ना मम्मी जी। घर की गृहिणी तुम हो, सभी को खाना मिले ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसके बाद तुम्हें कुछ मिले ना मिले ये तुम्हारा नसीब। और हाँ, कंगालियों की तरह आधी कढ़ाई तेल लेके उसमें पूरियां मत तलने लगना। 1 चम्मच, बस 1 चम्मच तेल कढ़ाई में जाएगा जिसमें एक बार में 1 ही पूरी तली जाएगी। जल्दबाजी का काम करने में ज़्यादा तेल इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत ना है। आज तुम्हारी पहली रसोई है इसलिए माफ़ कर रही हूँ, पहली गलती समझकर। अगर अगली बार ये गलती हुई तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही नेहा का मन टूट कर चूर चूर हो जाता है। कहाँ उसने इसे अपने सपनों का ससुराल समझकर इस घर में अपने कदम बढ़ाए थे और कहाँ ये उसके लिए एक बुरे सपने जैसा दिख रहा था। रसोई से सुमित्रा तो बाहर चली जाती है पर नेहा रोती हुई जाती है और पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। इस तरह से नाप तोल कर कोई खाना कैसे बनाए? घर में 11 लोग हैं और 1 गिलास चावल में कैसे सब कुछ होगा? 8 तो भी बच गए। अगर एक एक कर पूरियाँ तलती जाऊंगी तो 10 तो यहीं बच जाएंगे। फिर इनको वक्त पर नाश्ता कैसे दूंगी और ये बेकार में मुझ पर नाराज़ हो जाएंगी। तभी नेहा को बाहर से विमल की आवाज़ सुनाई देती है, चाय तो हम बहू के हाथ की ही पियेंगे। पापा जी को चाय चाहिए, पर दूध कितना लेना है? ज़्यादा दूध ले लिया तो मम्मी जी कहीं नाराज़ ना हो जाए। सर झुकाकर अपनी सास के पास जाकर नेहा धीरे से पूछती है, मम्मी जी दूध कितना लेना है? ये लीजिए चाचा जी, आप ये कह रहे थे कि बहू लाकर मैं निश्चिंत हो गई। यहाँ बहू को तो चाय तक बनानी नहीं आती, दूध का भी मुझे बताना पड़ेगा। पर क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी बेटी है, इतना तो मुझे करना ही होगा। चल बेटा मैं बताती हूँ तुझे। और अपनी बहू का हाथ पकड़े सुमित्रा रसोई में चली जाती है और 1 कप दूध निकालकर उसे देते हुए कहती है, ये रहा दूध, इसमें जितने पानी की ज़रूरत हो मिला लेना और इसी में बाहर बैठे सभी के लिए चाय बनानी है तुझे। और याद रखना चाय अच्छी बननी चाहिए वरना ये चिढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी हो गई थी नेहा की ज़िंदगी। पहले ही दिन उसे ऐसा कुछ सुनना पड़ रहा था जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। धीरे धीरे कर सभी मेहमान वापस लौट जाते हैं। शादी में कुछ ज़्यादा ही खर्च नहीं हो गया जी, ऊपर से ये मेहमानों का खान पान। देख बहू, अब से किचन में शाम का नाश्ता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे ससुर जी और करण तो घर पर रहते नहीं, मैंने अपने लिए पहले ही भुजिया की पैकेट मंगवा ली है तो मैं तो वही खा लूँगी। और तू तो दोपहर में पहले इतना खा चुकी होती है, शाम में क्या ही खाएगी? जी मम्मी जी। शाम के वक्त सुमित्रा अपनी बहू के सामने बैठकर भुजिया, मिक्सचर, ड्राई फ्रूट्स और चाय के मज़े ले रही थी और नेहा से खाने को पूछती तक नहीं। रात को क्या बना रही है तो? पापा जी ने बैंगन की सब्जी लाई थी मम्मी जी, वही बना दूंगी। तो फिर यहाँ बैठकर मुंह क्यों देख रही है? जा अंदर तैयारी शुरू कर। मुफ्त में पंखे की हवा खाने बैठ गई। यही होता है जब बिना दहेज की शादी करके लड़की ले आओ, खुद को लाट साहब समझने लगती है।
नेहा किचन में बैंगन की सब्जी बना रही थी, तभी सुमित्रा किचन में आती है। कसम से किसी काम की नहीं है तू, इस तरह चलाई जाती है क्या कलची? हाँ, इसीलिए तेरे हाथ का खाना इतना बदस्वाद बनता है कि 2 दिन से करण का हाजमा बिगड़ा हुआ है। वो तो मम्मी जी इसलिए क्योंकि वो बाहर खा कर आ जाते हैं, कहती हूँ तो सुनते भी नहीं है। तो वो तेरी क्यों सुनेगा? हैं, क्यों सुनेगा? तो घर में करती ही क्या है? 2 लोगों का खाना बनाती है, घर का राशन डलवाती है क्या, जो मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रही है तू? कलची भाई तरफ से चला, तब जाकर सब्जी अच्छी बनेगी। मम्मी जी तो ज़बरदस्ती मेरे पीछे ही पड़ गई है, खलची को कैसे चलाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है? अब तो लगता है कि राज ठीक ही कहता था। सब्जी बनाने के बाद नेहा रोटी की तैयारी करने स्टोव ऑन कर उस पर तवा चढ़ाती है कि तभी फ़ोन पर बात करती हुई सुमित्रा किचन में आकर कहती है, फिर तो कहेगी नाराज मत होना। अब क्या कहूँ रंजू, मेरी बहू को तवा चढ़ाना भी नहीं आता। ऐसे चढ़ाते हैं क्या तवा बहू? इसीलिए तेरी रोटी नहीं फूलती। इस तरफ चढ़ा तवा। अपना दिमाग कम लगाया कर बहू, ये रसोई मेरी है तो अपने मायके से नहीं लाई थी। ये सह सहकर अब नेहा तंग आ जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। ऐसे कंजूस सास मम्मी, क्या बताऊं, क्या सोचा था और क्या निकली। हर चीज़ नाप तौल कर देती है, अपना कंट्रोल छोड़ना ही नहीं चाहती और हर बात पर पैसे का धौंस दिखाती है। ससुराल तो यही होता है बेटा, ये सब तो सहना ही पड़ता है। पर तेरी सास ना बहुत अच्छी औरत है, मैं जानती हूँ उसे। जो कहती है तेरे अच्छे के लिए कहती है, थोड़ा सुन लिया कर बेटा। नेहा का दर्द कोई समझ नहीं रहा था और फिर नेहा राज को अपने ससुराल बुलाती है। मम्मी को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, भाई तू एक बार यहाँ आ जा, फिर तुझे समझ में आएगा। अपनी बहन की प्रॉब्लम सुनते ही राज उसके ससुराल पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि पसीने में लथपथ नेहा विमल को शरबत दे रही है। ये तो पानी है बहू। बताइए सुमित्रा जी, क्या सिखा रही हैं आप इसे? आप फिर शरबत बनाना होगा, जानबूझकर कर रही है ना तू ये, ताकि ये शरबत तुझे मिल जाए। नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? भिखारियों के घर से जो आई है तू, तुझसे उम्मीद भी और क्या की जा सकती है? कभी 1 रुपया भी कमाया है तूने? नहीं ना, इसीलिए तुझे पैसों की कदर नहीं है। अब फिर से एक और पैकेट रसना खोलना पड़ेगा। ला इसे, शरबत में चीनी मिलाकर मैं ही पी जाती हूँ। तभी नेहा की नज़र अपने भाई पर पड़ती है। अरे राज, तो बिल्कुल सही वक्त पर आया है, आ खाने पर बैठ जा। वो तो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता जाऊँ। नेहा सभी को खाना परोसती है और खुद भी खाने बैठ जाती है। तभी अचानक मिर्च खाने के कारण उसके मुंह में तेज मिर्ची लग जाती है। मिर्ची, इतनी मिर्ची डालने की ज़रूरत क्या थी? भागती हुई नेहा किचन में जाती है और चीनी के डिब्बे से जैसे ही चीनी निकालकर खाने लगती है, वहाँ सुमित्रा पहुँचकर उसके हाथ को पकड़ लेती है। देख लिया करण, कहाँ जा रहा है राशन? ऐसे ही फाँक फाँक कर तेरी बीवी सारा राशन उड़ा देती है। चुप हो जाइए ना मम्मी जी, मेरा भाई आया हुआ है, वो क्या सोचेगा? इतना सोचता तो वो किसी बड़े अफसर से शादी करा देता तेरी, अच्छा खासा मोटा दहेज देकर। हैं, हमारे पल्ले बेकार में खर्च की दुकान क्यों बांध दी? बोलो राज, तुम तो बड़ी तारीफ करते थे अपनी बहन की, बड़ी होशियार है। ये तो किसी काम की नहीं निकली। अब हमारा जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? आप उसे बीच में क्यों ला रहे हैं मम्मी जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बहस करने की? क्या मैं नहीं समझता? रोज छुप छुप कर हमारी चुगली अपनी माँ से करती हो तुम। बस मैं अपनी माँ के कारण चुप था, पर अब नहीं। इस साले को भी तुमने यहाँ नहीं बुलाया है ना? मुझे डराने आया क्या मेरा साला? इस सब के बाद भी तुम्हें वो सफ़ेद घोड़े वाले राजकुमार का इंतज़ार है नेहा? सामान पैक करो, हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। तुम्हें और सहने की ज़रूरत नहीं है। और राज नेहा का हाथ पकड़कर उसे वापस अपने घर ले आता है। इन सब के बाद नेहा समझ जाती है कि जो इंसान पैसे नहीं कमाता उसके लाइफ में कहीं भी वैल्यू नहीं होती, और अपने मायके आते ही नेहा काम करना शुरू कर देती है। काश तुम्हारी बात पहले ही समझ में आ गई होती। मेरे भाई, तो जो मेरे साथ हुआ वो कभी ना होता।